नमस्कार, राज्यसभा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस पर आतंकी हमला, 13 आतंकियों समेत 40 से ज्यादा की मौत। तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान ने की गुजरात की तटीय सीमा पर फायरिंग, एक मछुआरे की मौत। जम्मू कश्मीर में सेना ने 5 घुसपैठियों को किया ढेर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक। नेताजी से जुड़े कई राज के बेपर्दा होने की उम्मीद। सोमवार से आम लोग देख पाएंगे फाइलें। एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे की पहली सूची जारी। एलजेपी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट में पासवान के 3 रिश्तेदार मांझी लड़ेंगे मखदूमपुर से चुनाव। और लाओस और भारत के बीच 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। उपराष्ट्रपति का आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर बनी सहमति। और अब पहली खबर। पाकिस्तान के पेशावर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसमें 13 आतंकवादी भी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। राष्ट्रपति ममनून हुसैन और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पेशावर में वायुसेना के शिविर पर हुए हमले की निंदा की है। पेशावर में वायुसेना का बेस कैंप एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर रहा। तहरीक तालिबान के आतंकियों ने बुड़बैर इलाके में पाकिस्तानी वायुसेना के बेस कैंप के गार्ड रूम पर हमला बोला। सेना ने मोर्चा संभालते हुए इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। ऑपरेशन में सेना के हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। 7 से 10 तक तादाद बताई जा रही है और ये भी इतलात है कि तकरीबन सारे के सारे ही मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने भी पेशावर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पाकिस्तानी सेना उत्तरी वजीरिस्तान में 2014 से ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब चला रही है, जिसमें अब तक बड़ी तादाद में आतंकी मारे जा चुके हैं। पिछले महीने भी आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत में एक हवाई अड्डे पर हमला कर रडार सिस्टम को तबाह कर दिया था। वहीं पिछले साल 16 दिसंबर में तालिबान लड़ाकों ने आर्मी स्कूल पर हमला कर 150 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। 2012 में भी पाकिस्तान का मिन्हास एयरफोर्स बेस तहरीक तालिबान के आतंकियों का निशाना बना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर रघुवंश सिन्हा मौजूद हैं, डेप्यूटी न्यूज़ एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। रघुवंश जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस फोर्स के साथ और जितना बड़ा हमला ये आतंकियों ने किया है, क्या आपको लगता है कि फिलहाल लग रहा था कि पिछले दिनों में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी ताकत कुछ कमज़ोर हुई है? एक बार फिर से उन्होंने याद दिलाया है कि वाकई अभी भी बहुत मजबूत हैं पाकिस्तान में। हाँ, देखिए, उनका मुख्य मकसद तो यही है, ये दिखाना कि अभी हम ख़त्म नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इस साल का ये सबसे बड़ा हमला है। और पिछले साल दिसंबर में जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था, जिसमें 145 लोग मारे गए थे, उसके बाद से ये सबसे बड़ा हमला है। और बेसिकली वो ये दिखाना चाहते हैं मुख्य रूप से कि जो ऑपरेशन चल रही है बहुत जोर तोड़ से पाकिस्तान मिलिट्री की, वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और अभी भी हम जहाँ चाहें वहाँ हमला करने के लिए तैयार हैं। और ये अपने आप में बहुत ही संकेतवान है। आप ज़रबे अज़्ब जो ऑपरेशन है आप उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि देखिए, उन्होंने अटैक किया है एक हवाई अड्डे पर, और जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पूरा सिक्योरिटी पड़ा है, मगर उन्होंने केवल ये मैसेज देने के लिए अटैक किया है कि अभी भी हम तैयार हैं, पीछे हटे हैं, मगर अभी ख़त्म नहीं हुए। तो आपको लगता है कि क्या वाकई जो पॉइंट बनाना चाहते थे उन्होंने वो कह डाला है? कि आपको लगता है कि जो ऑपरेशन पाकिस्तानी सरकार ने पूरी अपनी देश की जो ताकत झोंकते हुए कहा है और काफ़ी कामयाबी की कहानियां भी गढ़ी जा रही हैं, आपको लगता है कि कामयाब नहीं है ऑपरेशन? देखिए, ये पूरा ऑपरेशन भी अपने आप में सवाल की है। इतने साल से ऑपरेशन चल रहा है। इस पूरा जो फाटा एरिया है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया है, मगर हमने बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं देखा है। क्योंकि ये जो पाकिस्तानी सेना है, ये अपने हिसाब से और अपने एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से ये ऑपरेशन चला रही है।
जैसे कि पिछले साल जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ तो अचानक इन्होंने ऑपरेशन को बढ़ा दिया, मगर जब भी इनको किसी तरह का हमला अफ़गानिस्तान में कराना है तो ये देखते हैं कि ये ऑपरेशन को कम कर देते हैं। तो अब ये सवाल ये निशान अपने आप में है कि ये ऑपरेशन खुद ये कितना सिंसियरली चला रहे हैं, इसका क्या मकसद है, मगर ये ज़रूर है कि ये ऑपरेशन से तालिबान को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इस बीच जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अफ़गानिस्तान में नई सरकार होने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद जो है तारतम्य जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, तालमेल बेहतर होगा दोनों सरकारों के बीच और आतंकवाद की समस्या पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। अभी फ़िलहाल इस हमले के बाद क्या आपको लगता है कि सरकार अफ़गानिस्तान में बदल जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला है ज़मीन पे? देखिए, वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने बड़ा कोशिश किया ये सोच करके किसी तरह से के साथ समझौता करके, किसी तरह तालिबानों के साथ समझौता करके वो कुछ वहाँ का जो पीस प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब उनको भी ये समझ में आ गई है, वहाँ गानी जो सरकार है, कि देखिए पाकिस्तान का अपना मकसद है, वो एक हद तक आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे, मगर उसके बाद उनका अपना एक एजेंडा है। वो एजेंडा बेसिकली है कि कैसे वो पूरा काबुल एरिया और जो जितने भी ये एरिया को डिस्टर्ब किया जाए, और लॉन्ग टर्म में चाहे जो भी वहाँ की जो अफ़गान सरकार है कुछ भी करे, पाकिस्तान का अपना एजेंडा है वो, और वो एजेंडा पर कायम है। और वो एजेंडा ये है कि कैसे अपना बेस को अफ़गानिस्तान में मजबूत करे। और वो देख रहे हैं 2 साल 3 साल डाउन द लाइन कि जब वहाँ पर टोटली इंस्टेबिलिटी आ जाए, उनका जो मकसद है, अपना वहाँ पर स्ट्रैटेजिक एम है, कैसे उसको स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है कहीं ना कहीं अपना पब्लिक बेस भी बना रहा है, वो उधर पाकिस्तानी सरकार जो ऑपरेशन कर रही है, जो उनके खिलाफ जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो ऑपरेशन है, उसके लिए भी एक पब्लिक बेस की ज़रूरत है। आपको लगता है कि फ़िलहाल क्या लोगों में भी डर के तहत या वैसे ही फॉलोइंग बना पाया है तहरीक तालिबान? देखिए, तहरीक तालिबान तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आतंकवादी संगठन हैं, ये लोग सब मिल चुके हैं। जैसे आपके लश्कर ए तोयबा है, जैसे मोहम्मद, जिनमें कई तो सिर्फ भारत विरोधी हैं, हाँ, सिर्फ भारत के विरोध में काम ये कर सभी लोग अब मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसमें एक तरह से विरोधाभास भी है, कॉन्ट्रोडिक्शन है कि एक तरफ तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री उनको खुद आगे बढ़ा रही है, और एक तरफ तो ये है कि ये संगठन खुद ये तालिबान लोगों से मिली हुई है। तो एक तरफ तो जो पाकिस्तान की जो सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार है, शुरू में वो बहुत चाहती थी किसी तरह तालिबान को अपना मुख्य धारा में लाया जाए, उनके साथ बात किया जाए, मगर अब देखते हैं कि वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड हैं, उनके हाथ में कितना है, कभी कभी ये सब सवाल के घेरे। लेकिन इसमें जो कहा जाता है कि वहाँ अकेला जो गॉड है, अकेला जो खुदा है वो यूएस है, अमेरिका है। फिलहाल अमेरिका में जो माहौल है वो चुनाव का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। तो अमेरिका की जो पाकिस्तान की प्रति नीति है, अमेरिका की जो मदद है पाकिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने में, आपको लगता है कि बराक ओबामा के चले जाने के बाद नई सरकार के साथ क्या नई नीति आएगी, या आपको लगता है कि विदेश नीति में जिस तरह की कंटिन्यूटी की उम्मीद की जाती है वैसा ही होगा? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में तो कंटिन्यूटी ही रहता है, ज़्यादा फेरबदल नहीं आएगा। और जो अमेरिका का जो पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ है उसमें बहुत कम फेरबदल होने वाला है, क्योंकि उनका मकसद जब वो अफ़गानिस्तान में उनकी फ़ौजें थी तो एक था कि भाई किसी तरह वहाँ पर जो इतने आतंकवादी हैं पाकिस्तान को साथ में लेकर के चला जाए, क्योंकि ये जो जितने भी मिलिटेंट्स हैं आतंकवादी हैं उन पर प्रेशर डाला जाए। अब जब वहाँ से वो धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं, अब उनका इंटरेस्ट वहाँ से कमता जा रहा है। तो जब कभी कभी ऐसा होता है कि वो ज़रूर दबाव डालते हैं पाकिस्तान पर, मगर अब पाकिस्तान अमेरिका को उतना इंटरेस्ट रहा नहीं है। तो यानी आप ही कह रहे हैं कि जो आर्थिक मदद मिलती रही है पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर, जो कुछ सही भी है और कुछ नहीं भी है, क्या आपको लगता है उसमें कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि ये बहुत बड़े तरीके से प्रभाव डालेगा कि पाकिस्तानी सरकार की जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है उस पर। देखिए, उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका का भी ये एक तरह से प्रेशर है। जिस तरह से वो इस तरह का जो इकोनॉमिक एड देती है वो उसके लिए वो एक इन्फ्लुएंस के रूप में काम करता है, कि जब वो मिलिट्री को चाहते हैं कि उनके जो कुछ एजेंडा हैं वो करें, तो ये जो आर्थिक इकोनॉमिक एड है
वो एक तरह से कैरेट एंड स्टिक का जो पॉलिसी है वो उसमें वो आ जाता लेकिन है। इससे लोगों में नाराजगी भी बढ़ती है और ये कहीं ना कहीं खाद जो मुहैया कराती है तालिबान जैसे संगठनों को मिलती है इससे देखिए, खाद। लोग तो बहुत ही नाराज हैं, आखिर लोग को ही सब कुछ झेलना पड़ता है, मगर ये अपने आप में एक विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो डेमोक्रेटिक सरकार है वहाँ पर उसकी कितनी पकड़ है अपनी सेना पर, क्योंकि सेना का अपना एजेंडा है। बिल्कुल। और इसलिए ये कई बार आम आदमी तो बहुत परेशान है, आखिर जब उनके बच्चे मारे जाते हैं या उनके घरों पर ये आतंक अटैक होता है तो उनको तो दुख तो जरूर होता है, मगर एक तरफ से फिर कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो मिलिट्री है और जो उनकी जो अपना डेमोक्रेटिक सरकार है उसके बीच में बहुत विरोधाभास है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवंश जी आपका स्टूडियो में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नेपाल का नया संविधान संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के साथ कितना खरा, कितना असरदार। देखिए देश देशांतर, नेपाल का नया संविधान, रात 8:30 बजे। और अब ब्रेक के बाद बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जीतन राम मांझी ने भी 13 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मांझी मखदूमपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे दल भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन में जुटे हैं। वहीं बिहार के सियासी समर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल पहली बार प्रचार करने उतरेंगे। रामनगर की इस रैली में लालू नीतीश मौजूद नहीं रहेंगे। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बीच एलजेपी ने शुक्रवार को 12 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसमें 3 प्रत्याशी रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। चिराग पासवान का कहना है कि एलजेपी के खाते की 40 में से 29 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है। 29 ऐसी सीटें हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आई हैं और वो 29 नाम मैंने आपको गिनाए हैं। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में 12 ही नामों पर चर्चाएं हो पाई। एलजेपी ने जमालपुर से हिमांशु कुमार को उम्मीदवार बनाया। इसे मुंगेर से पार्टी सांसद वीणा सिंह की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मरते दम तक कोई भी पार्टी के लोग चल जाएगा, लेकिन हम कभी अपना परिवार को नहीं छोड़ सकते हैं। वो मेरा अपना परिवार है। चिराग मेरा भाई है और रामविलास जी मेरे गार्जियन पिता समान है। जीतन राम मांझी ने भी 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मांझी अपने मौजूदा सीट जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए सहयोगी के तौर पर मांझी के खाते में 20 सीटें गई हैं। अनकंडीशन में कोई बातें नहीं होती है और वो इसलिए कि हमारे लोग उनको साथ देंगे और जनता साथ देगी हम लोगों को, ताकि हम लोगों की एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार से प्रचार में उतर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के रामनगर में राहुल गांधी की रैली होनी है। नीतीश और लालू इस रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। आरजेडी और जेडीयू को इस रैली में बुलाया गया है। ये पार्टी को तय करना है कि वो अपने किन प्रतिनिधि को भेजेंगे। किसी स्टेज पर भी लालू जी और नीतीश जी उसमें जाएंगे ऐसा तय नहीं हुआ। राहुल गांधी जो देश में अपनी स्थिति बनाते हैं, पार्लियामेंट को स्टॉल करते हैं, बिहार में आज लालू प्रसाद और नीतीश कुमार भी उनके रैली में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उनकी हैसियत कहाँ है बिहार की राजनीति में, स्वयं राहुल जी को समझ में आ गई होगी। बीजेपी पहले ही 43 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। बिहार में पहले दौर के लिए नामांकन का काम जारी है। पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। राज्यसभा टेलीविजन से बातचीत में शरद यादव ने कहा कि महागठबंधन को समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले मोर्चे से कोई खतरा नहीं है।
हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता शरद यादव। शरद यादव जी, जो बात चल रही है कि मुलायम सिंह यादव अब आपके साथ नहीं है, किस तरीके से एक अलग मोर्चा उन्होंने खोला है? हम लोगों का तो सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस और हमारी पार्टी, ये गठबंधन है। बाकी जो लोग हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। महागठबंधन किस मुद्दों पर अपना चुनाव लड़ेगी? विकास के रास्ते पर हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत दूर तक ले गए हैं। वहाँ का विकास भी है, देश की राजनीति जो है उसको भी बदलना, उसका राह और रास्ता बदलना। एक आखिरी सवाल है टिकटों के बंटवारे को लेकर, जो अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, अभी तक प्रत्याशी सामने नहीं आए हैं। जेडीयू के, एलजेपी के आ चुके हैं, बीजेपी भी लगभग कर चुकी है, तो आप कब तक अपने प्रत्याशी अनाउंस करेंगे? ये जनता को सारे प्रत्याशी तय हो गए हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बात चली, वो बात पूरी हो जाएगी तो बात जो है वो ये तो खंड कर रहा है घोषित, हम इकट्ठा घोषित करेंगे। यानी लोहार का हथौड़ा और सोनार की छेनी, तो हम हथौड़ा लगा देख सकते हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है जल्द ही टिकटों का बंटवारा किया जाएगा और कैंडिडेट अनाउंस किए जाएंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन आयोग ने केंद्र सरकार से कहा है कि इसमें ऐसी कोई बात न हो जिसका बिहार के मतदाताओं पर असर पड़े। आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटरों को लुभाने जैसी कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने आचार संहिता का हवाला देते हुए मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा आयोग ने रेलवे को भी निर्देश दिए हैं। बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन के किराए में रियायत देने से पहले रेलवे को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इस सिलसिले में भी कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने आयोग से शिकायत की थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार 2022 तक देश में 24 घंटे बिजली मुहैया कराएगी। इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वाराणसी में आज एकीकृत बिजली विकास योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर शिक्षा मित्रों से संयम बरतने की अपील भी की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में बात करके उचित कदम उठाने का भी भरोसा दिलाया। करीब 9 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने शहर को कई सौगातें सौंपी। शुक्रवार को उन्होंने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स परिसर में महत्वाकांक्षी एकीकृत बिजली विकास योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद देश भर में 24 घंटे बिजली मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन किया। मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। एक बार कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहना चाहती है उसको देख करके जरा सुने। मैं भी समझने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार से मुझे जो भी बात करनी उसको मैं करने की जिम्मेवारी लेता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री रिक्शा संघ के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने सबसे पहले जनधन योजना का रुपए कार्ड बांटा। बाद में हरी झंडी दिखाकर 101 ई रिक्शा और 501 साइकिल रिक्शा को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबों की हालत सुधारने के लिए सरकार मूलभूत बातों पर फोकस कर रही है, जो पहले नहीं किया गया। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 40-50 साल के बाद भी बैंक के दरवाजे पर कभी कोई गरीब दिखाई नहीं दिया और इस देश में कभी उसकी चर्चा भी नहीं थी। गरीब की जिंदगी में भी जिस तेजी से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव हम ला नहीं पाए। प्रधानमंत्री ने शहर की रिंग रोड परियोजना का भी शिलान्यास किया और स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर जारी है, वहीं उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अधिकारों की लड़ाई भी जारी है। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो दिल्ली सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न माने। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आदेश की आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें नजीब जंग की ओर से जारी किए गए मेमो और उसके समय की आलोचना की गई है। उन्होंने लिखा है कि जब दिल्ली डेंगू के प्रकोप से जूझ रही है, ऐसे समय में ये वाजिब नहीं है। दिल्ली सरकार, हमारे सारे मंत्री, हमारे सारे ऑफिसर्स, सब लोग, हम आपने देखा, मैं खुद अस्पतालों में जा रहा हूँ, हम सब लोग जो हैं
दिल्ली की जनता के साथ मिलकर डेंगू के साथ लड़ रहे हैं और दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की चिट्ठी ठीक नहीं है। उपराज्यपाल ने एक मेमो जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार के हाल ही में दिए गए आदेशों का पालन न करें, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर दिल्ली के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश बताया। Appointing authority for the civil servants, senior officers are with the central government. So Kejriwal can understand that also. But this fight, which they started many months back, is still continuing. सवाल ये कोई डेंगू के संदर्भ में नहीं है। केजरीवाल साहब इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए आप। डेंगू के संदर्भ में ये नहीं कहा गया है। एक जर्नल ऑर्डर है कि अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिहाफ पर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो एक संविधान के तहत व्यवस्था है। इधर दिल्ली में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राजधानी के कई अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार डेंगू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही बीजेपी के शासन वाले एमसीडी पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली में अब तक डेंगू के 2000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते अस्पतालों में मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को सोमवार से आम लोग देख सकेंगे। नेताजी से जुड़ी फाइलों को आज पश्चिम बंगाल सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि फाइलों में 1945 के बाद नेताजी के जिंदा होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इन फाइलों को पढ़ने के बाद पता चला है कि नेताजी की जासूसी भी होती रही थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। 12,744 पन्नों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं, जो आम लोगों के लिए डिजिटल फॉर्म में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहैया कराए हैं। Let the country also face the reality. The reality bites that the missing of Netaji Subhash Chandra Bose, the actual truth may come out to the people. If there is nothing to hide, then why don't you declassify? नेताजी के प्रपौत्र चंद्र बोस ने फाइलें सार्वजनिक होने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से भी नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। Netaji did not die in any air crash. He was alive. The American intelligence report states he was alive till 1964. This is very serious. Why were these files suppressed all these years? People of the nation would like to know. वहीं वाम दलों का कहना है कि नेताजी से जुड़ी जानकारियां जनता के सामने आनी चाहिए और लोगों को उनके बारे में सही सूचना मिलनी चाहिए। All these files will come to public domain. Finally, it is left to the historians to examine the files and establish the truth. इधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कहना है कि इस मसले पर सरकार की नीति स्पष्ट है। वो देखेंगे ना, वो क्या अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है। हम लोगों का जो स्थिति है वो मालूम है। जिन फाइलों को सामने लाया गया है उनमें 55 फाइलें कोलकाता पुलिस के पास और 9 बंगाल पुलिस के पास थीं। इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़ी कई दास्तानें हैं। सोमवार से इन फाइलों को आम लोग भी देख सकेंगे। अब्बास सैयद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को आज नाकाम कर दिया। गुरेज सेक्टर में सेना ने 5 आतंकियों को मार गिराया। उधर गुजरात में समुद्री सीमा में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी की गोलीबारी में एक मछुआरे की मौत भी हो गई। गुजरात से लगे समुद्र क्षेत्र में एक नौका पर हुई गोलीबारी में भारतीय मछुआरों की मौत हो गई। मछुआरों के संगठन का आरोप है कि ये हमला पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यानी MSA ने किया है। कोस्ट गार्ड घटना से जुड़ी और जानकारियां हासिल करने में जुटा है। They fired about 5 to 6 rounds. There are about 40 people on board. Presently, the boat is under escort by another Coast Guard vessel, ICS Mirabel. इधर पुंछ में पाकिस्तान की ओर से आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से गोलीबारी और मोर्टार दागे गए। इसमें एक जवान और एक नागरिक के घायल होने की खबर है। जो फायरिंग से मुतासर लोग हैं वो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। स्कूलों का जो स्कूल हैं वो आना जाना स्कूलों में अंदर अब सब बंद हो गई है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 5 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की ताज़ा कोशिश बंदीपुर जिले के गुरेज सेक्टर में हुई। सेना के मुताबिक कुछ आतंकी बाड़ काट कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के 4 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन भारत और लाओस के बीच 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्तों पर और ज़्यादा जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर
एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर खासा जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और लाओस के शीर्ष नेताओं की वियनतीन में हुई मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश से जुड़े कई मुद्दे छाए रहे। लाओस के राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति ने अपने समकक्ष आउन होंग वोसाचित से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 2 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पहला MOU क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट को लेकर हुआ, जबकि दूसरा हवाई सेवाओं में साझेदारी से जुड़ा है। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। We want to build up a solid relationship with each one of the members of the ASEAN fraternity, with other Asian countries, with all parts of the world. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस मौके पर सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर खासा जोर दिया। उन्होंने लाओस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने इस साल के आखिर में एक व्यापारिक मंडल को लाओस भेजने पर सहमति जताई है। Vice President conveyed that Laos had geared itself well economically to take into account the coming into force of the ASEAN Economic Community by the end of this year, and that they would be assuming the chairmanship of ASEAN in 2016. India was fully supportive of this. भारत और लाओस के बीच फिलहाल $89.2 मिलियन का व्यापार होता है, जिसे बढ़ाने पर भारत ने खासा जोर दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाओस दौरे के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कंबोडिया और लाओ पीडीआर के दौरे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल मिला है। दोनों देशों को उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते के अलावा आर्थिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ ओम प्रकाश, राज्यसभा टीवी, लाओ पीडीआर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विकास दर को रफ्तार देने के लिए ब्याज दरों में कमी की हिमायत की। जेटली ने कहा कि नीति बनाने वाले सभी लोग ब्याज दरों में कमी चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस मसले पर RBI के फैसले पर कोई असर डालने से इनकार किया। वित्त मंत्री सिंगापुर के दौरे पर हैं और जेटली ने कहा कि फेड रिजर्व के फैसले से भी RBI पर असर नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्री ने भरोसा जाहिर किया कि सरकार जल्द ही नई आर्थिक सुधार नीतियों का ऐलान करेगी। उन्होंने GST के मसले के भी जल्द सुलझने की उम्मीद जाहिर की। जेटली के मुताबिक कारोबार को सरल बनाने के लिए केंद्र सरकार कर प्रक्रिया को आसान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप जरूर देखिए देश और दुनिया की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी महिला संगठन दुख्तरान मिल्लत के प्रमुख आसिया अंद्राबी को देश विरोधी गतिविधियों की वजह से गिरफ्तार किया गया है। अंद्राबी पर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा लहराने का आरोप है। सुरक्षा बलों ने झारखंड में माओवादियों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया है। CRPF को जमशेदपुर के घाटशिला में माओवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके आधार पर CRPF ने साझा ऑपरेशन शुरू किया। सुरक्षा बलों ने यहां से राइफल, पिस्टल और विस्फोटक बरामद किया है। देश में मानवाधिकार हनन के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर गृह मंत्रालय ने चिंता जताई है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार इसे कड़ा और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सुझावों पर जल्द अमल कर सकती है। ये बात आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सालाना बैठक का उद्घाटन करने आए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन से जुड़ी BCCI की एक याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस अर्जी में BCCI ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या श्रीनिवासन BCCI की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा के पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बाढ़ में अपनी फसल गंवाने वाले 30 लाख किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार हर किसान को 13,500 रुपए देगी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आनंद राय और उनकी पत्नी डॉक्टर गौरी राय के ट्रांसफर पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद और उनकी पत्नी को इंदौर से धार ट्रांसफर कर दिया था। आनंद राय ने अदालत में याचिका दायर कर इसे प्रताड़ना वाली कार्रवाई बताया था। BCCI के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया सीने में दर्द की शिकायत के बाद से कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं। डालमिया की आज एंजियोग्राफी की गई, फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। ताजमहल का भ्रमण करते वक्त सीढ़ियों से गिरने पर एक जापानी पर्यटक की मौत हो गई। घायल हुए पर्यटक को नजदीक एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नासिक कुंभ में आखिरी शाही स्नान पर आज हजारों श्रद्धालुओं ने रामकुंड में डुबकी लगाई। इससे पहले निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े के संतों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर से तपोवन तक जुलूस निकाला। इसे सबने शाही स्नान पूरा किया।